सेनेट का वो रूल साइन कर रही थी तो बीबी की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी कि यू पीपल आर फ्यूचर लीडर्स। आपकी मीम वाओ ग्रेप बहुत पॉपुलर हुई, जो कि अब NFT के तौर पर नीलामी के लिए पेश की जा रही है, जिससे सैलाब ज़दगान के लिए फंड अतिया की जाएंगे। क्या कहेंगे आप? तो आपको कभी सिंध के हालात देखकर रोना नहीं आया, जैसे कहा जाता है? देखिए, पाकिस्तान में इतनी बड़ी आफत सैलाब की सूरत में आई है, क्या अब भी नवाज जरदारी का खेल जारी रहेगा? मैं आपको दिखा सकती हूँ और वो मैं भूली नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सहर कामरान को पीपल्स पार्टी ने चुना या पीपल्स पार्टी ने सहर कामरान को चुना? अच्छा, मैं कहूँगी आई हैव लिव विद पीपल्स पार्टी। पता नहीं पीपल्स पार्टी ने मुझे चुना या मैंने पीपल्स पार्टी को चुना, लेकिन जो हालात और वाक़यात ऐसे थे कि एक ताल्लुक़ जुड़ गया। और मैं समझती हूँ मेरे लिए पीपल्स पार्टी इज़ अ रोमांस, एक रोमांटिसिज्म है भुट्टोइज़म, और जिसको लेके हम आगे बढ़े वो बीबी के साथ साथ चलता रहा और वो जारी है लीडरशिप के साथ। बहुत दुआएं बिलावल भुट्टो के लिए दिल से निकलती हैं जब उन्हें देखती हूँ कि बीबी का मिशन लेके आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से आसपास बख्तावर के अंदर हम बीबी को देखते हैं। तो मैं कहूँगी पीपल्स पार्टी का जो एक ताल्लुक़ है ना, वो सियासी नहीं है, वो मोहब्बतों का ताल्लुक़ है। वाह, कब चुना और क्यों चुना? अच्छा, उम्र के उस हिस्से में जहाँ पे सियासी शऊर नहीं होता, बचपन, क्योंकि मेरे वालिद साहब इंजीनियर थे, लेकिन वो इंचार्ज थे प्राइम मिनिस्टर हाउस कराची और लड़काना के, तो मुझे जाने का मौका मिला बचपन में भुट्टो साहब को देखने का, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, वो मौका भी मिला। और फिर जब यूनिवर्सिटी में गए तो फिर मैं समझती हूँ कि उस वक्त जो तलबा तंजीमें थीं उनके अंदर जो है वो एक नज़म से बात शुरू हुई, और जो एक शहीद तालिब इल्म की बरसी पे लिखी थी मैंने, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में वो ताल्लुक़ एक अटूट ताल्लुक़ बना। फिर मैं पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट, PSF की प्रेसिडेंट बनी, कराची यूनिवर्सिटी की गर्ल्स की, और वो सिलसिला फिर कभी रुका नहीं, वो चलता रहा। सिंध के किस शहर से आपका ताल्लुक़ है और उस शहर की कोई बचपन की याद जो हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें? अच्छा, मैं तो पैदा कराची में हुई, कराची में पली बड़ी, लेकिन ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे कज़न भी हैं, उनकी जो लैंड्स हैं वो सिंध में हैं। तो बचपन में भी ये रहा कि जब हम जाते थे मामू के घर जाते थे तो वो हैदराबाद में, तो फार्म हाउस भी करीबी था क्योंकि सांगड़ में ज़मीन है, सिंझोरों में, और इसके अलावा जो है उडेरोलाल में, जाती में। तो बस ये कि वो जाना आना फार्म हाउस के वो बड़े खूबसूरत दिन थे, और जब जाते थे तो फिर बड़ा एहतमाम भी होते थे, बड़े खाने बनते थे, और बड़ा अच्छा लगता था खेतों में, खलियानों में जो है, और खुली फ़िज़ा में जो है वो घूमना फिरना। फिर मेरे अब्बू को शिकार का बड़ा शौक़ था, तो बस ये कि जब वो सीज़न होता था तो शिकार पे भी जाते थे। तो मैं सब बड़े खूबसूरत यादें हैं। बिल्कुल। सिंध में एक आम लड़की की ज़िंदगी खासी मुख्तलिफ होती है, अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले तक करने की इजाज़त नहीं होती। वो कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने शहर को ऐवानों तक पहुंचाया? कहीं बगावत का असर तो नहीं था? नहीं, देखिए, पहली बात ये कि मैंने बताया ना कि मैं तो कराची में पैदा हुई, कराची में पली बड़ी, लेकिन मैं समझती हूँ सिंध के बारे में बड़ा अजीब तसव्वुर है। सिंध की आप ख़वातीन को देखें तो वो आपको हर शोबे में बड़ी फ़ाल नज़र आएंगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो खुद एक रोल मॉडल हैं जिन्होंने तमाम तर, आप ही देखें कि मुश्किल तरीन हालात के अंदर, यानी एक बहुत ही कम उम्री में सखर जेल, फिर जो है जो सियासी मामलात की वजह से जो सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की। सिंध की ख़वातीन बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत कुर्बानियाँ देने वाली, बहुत मजबूत। आप उन्हें देखें खेतों खलियानों में देखें तो वो आपको कपास चुनती हुई भी नज़र आएंगी, वो आपको जो है मेहनत मशक्क़त करते हुए भी नज़र आएंगी, वो अपने बच्चों की तरबियत भी कर रही होंगी, वो डॉक्टर्स भी होंगी, वो इंजीनियर्स भी हैं, वो एयरफोर्स में भी हैं। वो मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे आपको सिंध की ख़वातीन नज़र ना आए। मेरी जो सास हैं उनका भी ताल्लुक़ सांगड़ से है, और वो ख़ुद मास्टर्स हैं बॉटनी में। देखें कि जो कृष्णा है, हमारे सेनेट की मेंबर कृष्णा कुमारी, उनका ताल्लुक़ जो है वो थर से है, लेकिन आज ऐवान वाला की मेंबर हैं। तो इसी तरीके से सिंध की बेटियां जो हैं उन्होंने हर जगह पे अपना मकाम बनाया है। तो शहर को किसने इस मकाम तक पहुंचाया, किसका हाथ है? मैं कहूँगी वालिदैन की तरबियत, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रहनुमाई। मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनको ये मौका मिला कि बीवी के साथ साथ चलें, उनसे सीखें, उनकी रहनुमाई हासिल करें। और बीबी ने बहुत, मैं समझती हूँ कि बेहतरीन हमारी सियासी तरबियत की। बिल्कुल।
पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में मौरूसी सियासत बड़ी तेज़ी से जड़ें मजबूत कर रही है। क्या आप भी मौरूसी सियासत पर यकीन रखती हैं? आपका अगला सियासी वारिस कौन होगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अब मैं अगर ऐवान बाला तक पहुँची तो ये मौरूसी सियासत होती तो शायद ना पहुँचते। एक तासुर है जब एक बेनज़ीर भुट्टो, फिर उनके बाद तो भुट्टो के देखिए बाद बात है कि बेनज़ीर भुट्टो, फिर बेनज़ीर उनका भुट्टो साहिबा का सफ़र कोई आसान नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इक़्तिदार या सियासी जमात की सरबराही कोई प्लेट पे रख के नहीं मिली थी। मैं समझती हूँ कि उसके लिए आपको बेनज़ीर ही होना पड़ता है। वो सोबतें एक आम लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है, जो बीबी ने की कि वो बेनज़ीर थी, वो बेनज़ीर हैं, वो बेनज़ीर रहेंगी हमेशा। और ये अब अगर आप बिलावल भुट्टो की बात करें तो मैं भी ये कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत साल, ठीक है, सियासत के लिए वक्फ करना। बिलावल भुट्टो इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी यूनिटी की अलामत है, बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बाकी मेरे बच्चों में कोई सियासत में नहीं है। ओके। नेशनल अवार्ड तमग़ा इम्तियाज़ भी हासिल किया आपने। जब उसको रिसीव कर रही थी, माइंड में क्या चल रहा था, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? अच्छा, फीलिंग ऑफ प्राइड भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुशी भी थी। और मेरे लिए वो मुनाफा इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज दे केम स्पेशली फ्रॉम कराची जब मुझे तमगा इम्तियाज़ मिल रहा था। Very और nice. वो उस हॉल में बैठे हुए थे, माई सिस्टर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ। तो वो सारे लोग जो हैं, और वो जो एक पूरा एक फैमिली के साथ उस खुशी को शेयर करना बहुत ज़बरदस्त, बड़ी बड़ी खुशी थी। बच्चों के लिए बड़ा एक प्राइड था। मेरा बेटा कहता मुझे दे दे मम्मा, ये मेरा है, ये मुझे दे दें। सो स्वीट। अच्छा, देखा जाए तो भुट्टो ख़ानदान के साथ आप काफ़ी क्लोज रही हैं। हमें ये बताएं कि बीबी के बारे में जो कभी पहले आपने किसी से शेयर ना किया हो, भुट्टो साहब के बारे में कोई ऐसी यादें जो आज शेयर करना चाहें। अच्छा, भुट्टो साहब के बारे में तो मुझे खैर इतना नहीं मालूम, मेरे अब्बू जो बताते थे, या एज अ लीडर जितना हम उनको जानते हैं, लेकिन उनका वो शफकत भरा जो हाथ है वो आज भी मेरे सर पे है, वो आज भी मेरे सर पे है। उसको यानी मेरे फादर इंजीनियर थे, हम लोग लाड़काना में थे। जब उन्हें पता चला कि जी फैमिली है हम मेरे अब्बू की आई हुई, तो वी गॉट द फूड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑन दैट डे, ठीक है। बेगम नुसरत भुट्टो की बहुत ही मोहब्बत और शफकत। बीबी के साथ तो मैं समझती हूँ है मेरी ज़िंदगी गुजर गई। वो भी बहुत सारी ऐसी मतलब वो कम उम्री की भी, यूनिवर्सिटी लाइफ की भी जो है वो यादें हैं। तो यूनिवर्सिटी के दौर का एक वाक़या है कि यूनिवर्सिटी में क्लैश हुआ, तो जिसमें हमारे 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजर्ड हुए। तो बीबी से के पास मैं गई, तो मैंने कहा ये लोग जो हैं जो मुखालिफ तंजीम थी, दे आर आर्म्ड, और वो हमें जो है वो इस तरह से निशाना बनाते हैं। तो बीबी ने कहा कि देखो, मैं तुम लोगों के हाथों में सिर्फ़ कलम देखना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहूँगी कि तुम लोग कभी भी ऐसा रास्ता इख्तियार करो जिसमें तुम्हें या किसी और स्टूडेंट को नुकसान पहुँचे। यू पीपल आर फ्यूचर लीडर्स। तो मैंने उस वक्त बड़ी मुझे हंसी आई कि हम लोग कौन फ्यूचर लीडर्स। लेकिन जब मैं सेनेट का वो रूल साइन कर रही थी तो बीबी की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी कि यू पीपल आर फ्यूचर लीडर्स। इसी तरीके से बीबी के साथ मैं 18 अक्टूबर को उनके साथ आई, और बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। उम्रा करने के बाद जो है फिर उन्होंने जाते वो मुझसे पूछ रही थी तुम्हारा क्या ख्याल है, वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जस्ट लाइक यू नो टू टेक के जी क्या पल्स है, क्या ओपिनियन है। और जैसे ही हम उम्रा करके वापस गाड़ी में बैठे, मैं अभी भी एक गाड़ी में थे, तो उन्होंने कहा कि सर आई एम ग्लैड वी हैव परफॉर्म्ड उम्रा टुडे इज़ 18 1 and 8 9 and 9 इज़ माई लकी नंबर। अब वो 9 नंबर जो है उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बना जो उनका शायद पैदाइश के हरूफ को जमा करे 2 1 and 6 तो 9 बनता है, उनकी डेथ को जमा करे 2 7 तो 9 बनता है, उनकी शादी की तारीख को जमा करें 1 8 दिसंबर तो 9 बनता है। तो वो 9 उनको हमसे ले गया, वो 9 उनका उम्रा था। वो 9 1 and 8 9 हम 18 अक्टूबर को जो है वो कराची पहुँचे। तो बस वो 9 उनकी ज़िंदगी को यकीनन एक बहुत अहम दिन हिस्सा था उनकी ज़िंदगी का। तो बहुत सारी बीबी के साथ तो मैं समझती हूँ, अगर यादें पूछेंगी तो किताबें ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल, और आपका ये प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। सिंध हमेशा से नज़रअंदाज होता आ रहा है, कब बदलेंगे सिंध के हालात? अच्छा, मैं समझती हूँ कि एक वो कहते हैं ना सी ब्लाइंडनेस है,
मैं कहूँगी सिंध ब्लाइंडनेस भी है, इसलिए कि इस वक्त हेल्थ का सबसे बेहतरीन निज़ाम सिंध में है। आप ये देखें कि NICVD जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ दिल के तमाम अमराज का इलाज करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लिवर ट्रांसप्लांटेशन सिंध में हो रही है। ट्रॉमा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा सिंध के अंदर है। लेकिन इसी तरीके से सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची यूनिवर्सिटी है या NED यूनिवर्सिटी है या सक्कर की IBA यूनिवर्सिटी है या बेनज़ीर जो बीबी बख्तावर कैडेट कॉलेज है, उसको भी लोगों ने बड़ा कि जी बीबी बख्तावर बीबी के नाम से हो गया। नहीं, वो बीबी बख्तावर सिंध की वो एक शख्सियत है तारीख़ी जिन्होंने किसानों की मूवमेंट में अपनी जो है ज़िंदगी वक्फ की, तो उनके नाम से। तो आपको कभी सिंध के हालात देख कर रोना नहीं आया जैसे कहा जाता है? देखिए बात ये है कि रोना तो मुझे पाकिस्तान के हालात देख के भी आता है। देखिए मैंने सिंध की तरक्की भी देखी है। यकीनन हमारे पास वसाइल कम है। आप ये देखें कि जैसे पिछली हुकूमत में 1100 बिलियन का पैकेज कराची के लिए है, ठीक है, फिर लेकिन वो मिला क्या? जब मंसूबे कैंसिल करने थे तो सिंध के मंसूबे कैंसिल हो जाते हैं, सर्कुलर ड्राइववे कैंसिल हो जाती है। मैं ये कहूँगी ज़रूर आपको कि ज़रूर आएँ, सिंध देखें। मे बी आप जिस थर को आप कहते हैं जी थर बच्चे मर जाते हैं, वहाँ पे थर में NED यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ की ख़वातीन जो है बरसरे रोज़गार भी हैं, वहाँ का कोयला जो है पाकिस्तान को बिजली भी फराहम कर रहा है और वो इस वक्त सरसब्ज़ व शादाब भी है। सही। पाकिस्तान में इतनी बड़ी आफत सैलाब की सूरत में आई है, क्या अब भी नवाज़ जरदारी का खेल जारी रहेगा? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय नवाज़ जरदारी खेल? कि नवाज़ जरदारी और इमरान के अंदर मतलब इन्हीं के अवाम इनमें उलझी हुई है, क्या आम आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा जाएगा अब? देखिए मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा मेरे ख्याल में परसेप्शंस दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप लोग शायद उसको सिर्फ जो है ना डिस्कस कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को आप समझ नहीं रहे, ठीक है। आप उसके यानी इस वक्त जो है जितने भी मुशाहिदे हैं, 1/3 ऑफ द पाकिस्तान इज सबमर्ज्ड। 33 मिलियन लोग, 33 मिलियन को काउंट करना, 33 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, क्योंकि मेरी अपनी जो एरिया है सिंझोरो वो अफेक्टेड है, तो मैं तो ये बारिशें शुरू हुई तो एक एक दिन पे उसको ऑब्ज़र्व कर रही थी। सक्का बैराज पे जो है वो सैलाबी कैफियत है। जितने जो हेड्स हैं वो बिल्कुल अब इतना उनके ऊपर पानी का प्रेशर है, जो वाटर कोर्सेज हैं, जो ड्रेन्स हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। क्या हेलीकॉप्टर अब यूज़ नहीं हो सकता? किस चीज़ के लिए? इमदाद के लिए, वहाँ जाने के लिए। रोड से तो रास्ते नहीं हैं। कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर अब क्यों नहीं यूज़ हो रहा है एक आम आवाम के लिए जाने के लिए? क्या आपकी तरफ से कोई गया है उनके पास? सिंध का हर इलेक्टेड मेंबर, हर ऑफिस बेरर अपने हलके में है, अपने हलके में। मैं बिल्कुल ये उनकी लोकेशंस आप चेक कर लें। हर इलेक्टेड मेंबर, हर मिनिस्टर अपने हलके में है, अपने अवाम के साथ है। जिस तरह हुक्मरान सैलाब ज़दगान पर सियासत कर रहे हैं, कोई सियासतदान बीमारी का सहारा लेकर उज़र पेश कर रहा है तो कोई 10-10 रुपए के चिप्स और फ़ोटो सेशन करवा रहा है, ये मंजर अफसोसनाक नहीं? नहीं, बिल्कुल। जहाँ पर इस तरह के मंजर हो तो वो अफसोसनाक होते हैं, लेकिन ये आप कहाँ की बात कर रही हैं? मैं तो नहीं समझती कि जो है हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो लोगों के साथ नहीं है या वो फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। नहीं, वो वहाँ पर है। देखिए जरदारी साहब कह रहे थे कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती वरना मैं ज़रूर जाता। देखिए जरदारी साहब की सेहत वाकई ही इजाज़त नहीं देती, लेकिन आप ये कहेंगे जरदारी साहब जो है वो इस वक्त लोगों के साथ नहीं है तो वो गलत होगा। जरदारी साहब को अगर आप ये कहें कि वो तमाम, देखिए जरदारी साहब के लिए एक जगह पे जाके पानी में खड़ा होना इतना ज़रूरी नहीं है। जरदारी साहब को पूरे इस ऑपरेशन को मैनेज करवाना और ये इंश्योर कराना कि उनकी पार्टी मुतहर्रिक है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कहूं कि मेरे एरिया में पूरी क्रॉप तबाह हो गई तो मेरा अपना भी नुकसान है और उन तमाम फार्मर्स का भी, उन हारियों का भी नुकसान है जो 10-10, 20-20, 25-25 एकड़ पे काश्त करते हैं जिनका। और ये आप इसको सिर्फ आप कह रही हैं कि जी मवेशी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, आप ये पूछ रही हैं कि जी नुकसान पूरा होगा ही नहीं। मुझे आप ये बताएं कि जो ग़ज़ाई किल्लत होगी उसका सामना कौन करेगा? मुझे आप ये बताएं कि आज जो पानी की वजह से बीमारियाँ हो रही हैं, मगर उस पानी को क्या करें? उसको वो एवेपोरेट तो नहीं हो सकता, उससे कहीं जाना है, ठीक है। जहाँ से पानी की जगह देते हैं, कोई देहात डूबता है, कोई सड़क डूबती है, कोई और नुकसान होता है। तो ये कुछ जो कुदरती आफात है। तो कालाबाग डैम क्यों नहीं बना लेते? क्यों इतने भटके हैं सब?
उसके मुखालिफ क्यों हैं? देखिए मैं तो एक ये कहती हूँ कि कालाबाग डैम के ऊपर के जो सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दो माशाल्लाह रहे 10-10 साल क्यों नहीं बनाया उन्होंने? अगर ये वाइबल और फिजिबल था, अगर उसके फंड्स अवेलेबल थे, अगर उससे किसी सूबे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, तो फिर मुझे ये बताएं कि दो माशाल्लाह जिन्होंने 10-10 साल हुकूमतें की एज अ सोल अथॉरिटी क्यों नहीं बना लिए? उनसे पूछे ना। आप जो है वो उस हुकूमत से पूछते हैं जिसने 5 साल में 2 वज़ीर आज़म बदले हों और जिसके वक्त के अंदर दहशत गर्दी हो, आपकी हर सड़क पे बम फटता हो, आप उससे सवाल करते हैं। तो आप उन दो माशाल्लाह से क्यों नहीं करते कि भाई कालाबाग डैम मुझे बताएं, वो जो बाबर अहमद थे वो कहाँ गए? वो डैम फंड कहाँ गया हमारा? उनको बुलाया जाए ना, क्यों अवाम को धोखा देते हैं? ये देखें, ये तमाम चूरन बेचना बंद कर दें और जो एक पॉलिटिशियंस को डिस्क्रेडिट करना बंद कर दें। पॉलिटिशियन जो है फिर अवाम के पास जाता है, अवाम को जवाबदेह होता है, उसने वोट लेना होता है, वो उनको रिलीफ भी पहुंचाता है, वो उसको धक्के भी देते हैं, वो उसको गले से भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये कि उनका एक ताल्लुक होता है उससे। वो जो बाहर से आते हैं, जो ब्रीफकेस पकड़ के आते हैं, ब्रीफकेस पकड़ के चले जाते हैं, वो उनको आप कहाँ ढूंढेंगे? मुझे आज आप कहीं से शौकत अजीज़ ला दें, ज़फ़र मिर्ज़ा ला दें, और वो जो एक बड़ा सा एक नंबर था लोगों का जो आए और चले गए, उससे पहले भी और बाद में भी, उनका क्या ताल्लुक है? आप किसी से सवाल कर सकते हैं जो माशाल्लाह लगाते हैं? आप उनको बुला सकते हैं किसी अदालत में? नहीं। जो सियासतदान है वो तो अपने ना करता वो नौकरियाँ देता है तो भी सज़ा भुगतता है, वो मुल्क के लिए बिजली के मंसूबे लाता है तब भी सज़ा भुगतता है, वो कोई बेहतरी करता है तो तब भी सज़ा भुगतता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक गलत सोच है। पाकिस्तान के आप हमारे नेबर्स में हुड में देख लें, चाहे वो भारत है, चाहे वो बांग्लादेश है, जहाँ जमहूरी निज़ाम है वहाँ पे ममालिक तरक्की करते हैं। जहाँ बार बार जमहूरियत को जो है डिरेल किया जाता है, वो फिर जो मुल्क हैं वो ऐसे ही मामलात का और इंतशार का शिकार रहते हैं। अच्छा, जैसा कि इमरान खान साहब ने अदालत पेशी पर एक साफ़ी के सवाल पर कहा कि डायमंड एक सस्ती चीज़ है, महंगी चीज़ की बात करें, डायमंड से ऊपर कौन सी महंगी चीज़ की वो बात कर रहे थे? देखिए, मैं इमरान खान साहब के किसी सवाल पे तबसरा करना समझती नहीं हूँ मुनासिब। उन्हें तो उनका बस चलता है तो वो कहते हैं कि हमें वक्त पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, वो तो जो है जर्मनी और जापान की सरहदें मिलाते हैं। और मैं समझती हूँ कि बजाय कि आप अपने जुर्म पे शर्मिंदा होते कि आपने अपने ऊपर निकाब तो चढ़ाया कि मैं जो हूँ सादिक और अमीन हूँ, मगर आपने कोई मौका नहीं जाने दिया जहाँ पर आप जो है वो मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएँ और जहाँ पर आप जो है वो माल ना बनाएं। तरीक़ेकार मुख्तलिफ होंगे, लेकिन बहरहाल जो है मैं समझती हूँ इस पर शर्मिंदा होकर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कौम से, क्योंकि मैं ज़ेवर पहनती नहीं हूँ, उससे डायमंड के बारे में बात नहीं कर रही। अच्छा, ठीक है। द मोस्ट डायल पर्सन ऑन योर फोन लिस्ट? कामरान नसीम, हसन कामरान एंड मेरी बेटी मशाइल कामरान। ओके। लास्ट व्हाट्सएप कॉल एंड मैसेज? मेरे ख्याल में आप ही का था मैसेज, और कॉल जो है वो अभी, हाँ, वो हारियों की आई है ज़मीनों से। ओके। लास्ट 3 टैब्स ऑन योर फोन? न्यूज़ साइट से ज़्यादा। ओके। व्हाट्स द मेमोरेबल फोटो यू हैव एवर टेकन? द पिक्चर, दिस वन। ओके ओके। ये बड़ी यादगार पिक्चर है। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़िंदगी के आखिरी उम्रे के बाद जद्दा के वीआईपी लॉन्ज में ये तस्वीर है। ओके। और ये जो है जब हम उम्रा करके सुबह तो हो गई थी, वापस गए, जब मैं बीबी को सुबह से ऑफ करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि तुम पूरी रात की जागी हो, इस वक्त ना आती। तो मैंने कहा कि बीबी, ईच एंड एवरी मोमेंट दैट आई स्पेंड विद यू इज़ वेरी प्रेशियस ऑफ मी। मैंने कहा बीबी तस्वीर भी नहीं निकाली, तो बीबी ने ना वो एहराम जैसे पहना होता है पहना हुआ था। तो फिर उन्होंने पहले मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा तुमने बाल क्यों नहीं कवर किए? तो मैंने कहा बीबी हम तो लेडीज़ एरिया में और हम जद्दा में उम्रे पे तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इफ़ यू आर इन दिस कंट्री यू शुड फॉलो द नॉर्म्स। तो उसके बाद से मैंने कवर करना शुरू किया। एक ये बात चीज़, और दूसरी ये कि बीबी ने अपना वो बदला और ये दुपट्टा पहना। आप देखिए, इसलिए कि उन्होंने बैठे बैठे पहना तो थोड़ा सा बाहर भी निकल रहा है। बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं भूल गई बातों में, फ़्लाइट अनाउंस हुई तो मैंने CF करने के लिए खड़ी हुई तो मुझे कहती हैं साहब तस्वीर भी नहीं निकाली। तो फिर मेरा नोकिया फ़ोन से मैंने तस्वीर ली थी, एंड शी वांटेड दिस पिक्चर बिकॉज दिस वाज द डे शी परफॉर्म्ड उम्रा विद
ये सोच के साथ कि मैं वापसी जा रही हूँ, और ये 18 जून 2007 थी, और ये बीवी के कहने पे तस्वीर निकाली मैंने, और उसके बाद उनका पता नहीं कैसी आई होगी। देन आई मेल्ड हर दिस पिक्चर, उस वक्त ईमेल से उनको ये तस्वीर भेजी, और ये बहुत अच्छी तस्वीर आई थी। Very और यही nice. मेरी आईडी भी है हर जगह पे, ये मेरे फ़ोन पे भी है, Okay. और यही So nice. और ये मेरे दिल में भी है। So sweet. Most used emoji. मोस्ट यूज्ड इमोजी, आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह का कमेंट है, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बच्चों का होता है तो हार्ट चले जाते हैं, अगर किसी कुलीग का होता है तो थैंक्स चला जाता है, या स्माइलिंग फेस चला जाता है, या अगर कोई शॉकिंग चीज़ होती है तो शॉकिंग फेस चला जाता है। Alright. So this is, Last FB search. Express Tribune and Bilawal Bhutto. Alright. What's in your bag? अच्छा मेरे बैग में क्या, अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं कि क्योंकि अब मेरा एंट्री कार्ड भी फ़ोन में रखा हुआ है Yeah, मैंने, sure. ठीक है, करने। ये भी फ़ोन में रखा हुआ है। Okay. और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कार्ड वो भी रखा होगा। तो आमतौर पे मैं अब जो ना बैग कैरी नहीं करती है, लेकिन ये कि बैग होता है तो उसको मैं छोड़ देती हूँ कार में। Okay. लेकिन मेरे बैग में क्या है, मेरे बैग में तो लगता है कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी इसमें। नहीं, कुछ खास चीज़ नहीं है। एक गिफ्ट मैंने आपके लिए रखा है, गिफ्ट मुझे मरीजों से मिला था, मैंने कहा चलो मैं ये आपको दे देती हूँ। तो ये बैंगल्स है। ओके यू आर यंग गर्ल, तो बाकी मेरा वॉलेट है। ओके इट हैज़ माई बैंक कार्ड्स। ओके और हाँ जी, दिखाएंगे क्या कुछ है इसके अंदर, तो हम लाजमी देखेंगे। हाँ जी, बैंक कार्ड्स है। फॉरेन करेंसी है? नहीं, आई डोंट कीप दैट मच करेंसी। फॉरेन करेंसी तो ज़रूरत ही नहीं कोई पड़ती। ऐसी यूनिक चीज़ जो आपने पर्स में रखी हो, आप खुद भी भूल गई हो? नहीं, आपको याद ये चीज़ रहती मैं है? आपको दिखा सकती हूँ, और वो मैं भूली नहीं हूँ। ये एक धागा है जो बीबी ज़ैनब के मज़ार से लाई थी। ओके, तो ये है ओके। सही है, और ये है, और जो मैंने रखा है, बाकी तो सब सिर्फ कार्ड्स हैं मुख्तलिफ। आप रैंडम बैग पिक कर लेती हैं या ब्रांड कॉन्शियस हैं आप? मैं बहुत ब्रांड कॉन्शियस होती थी जब तक मैं सऊदी अरेबिया में थी। आजकल तो मैं अब तो 2.5 साल से ट्रैवल नहीं किया, तो जो मौजूद है जो है, एक सैनिटाइजर है विच इज़ वेरी बेसिक नीड ऑफ द डे। पेन के बगैर गुजारा नहीं होता। बिल्कुल। सो दिस इज़ माई पेन। और देन करेंसी में रखती हूँ थोड़ी बहुत, कैश ज़्यादा नहीं। ये छोटी अलग से कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत, एक जो है बैंक कार्ड होगा, या ये होटल मैरियट का कार्ड है, और कुछ थोड़ी बहुत करेंसी है। ओके, वो मैं इसमें रखती हूँ कि उसमें नहीं रखती वॉलेट में, क्योंकि वो फिर उसको होता है कि कार्ड्स के साथ ज़रा ऑलराइट। व्हाट टाइप ऑफ अ बैग डू यू प्रेफर? अच्छा, मतलब आई थिंक मीडियम साइज बैग इज़ गुड। और अगर मेरी पसंद पूछेंगे तो फिर मैं तो ये कहूँगी कि अगर मुझे हमेशा डिज़ाइनर बैग ही अच्छा लगता है, एंड देन माय चॉइस वुड बी डियोर, या जो है वो लुई विटॉन। ठीक है। व्हाट डज योर बैग टेल अबाउट यू एज अ पर्सन? अच्छा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी रखते हैं, जमा करते हैं, मगर मैं उन लोगों में ज़रूर हूँ जो चीज़ें रखते हैं उनकी बहुत केयर करते हैं। जैसे ये एक धागा आपने बोला तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये है, ठीक है। ये मैं 2015 में आई वेंट टू 2015 में गई थी मैं सीरिया, जब तमाम रास्ते बंद थे, तो उस वक्त मैं लेकर आई थी, तो वो रखा था मैंने। और वो है, किसके साथ आप अपना बैग एक्सचेंज करना चाहेंगी? अपनी चीज़ों को पसंद करती हूँ, किसी की चीज़ को देख के कभी ख्वाहिश नहीं की। नहीं, तो ऐसा सच बीबी की बैग देख के कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि बीबी का बैग मेरे पास होना चाहिए। मैंने शायद बीबी के बैग को इतना वो ध्यान ही नहीं दिया होगा। बीबी के सामने बीबी के बैग को देखना, वो हो तो बड़ी ज्यादती हो जाती। अकॉर्डिंग टू यू, योर 3 मोस्ट एसेंशियल थिंग्स इन योर बैग? पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे बैंक कार्ड्स होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो तो उनके बगैर आप कहीं जा नहीं सकते। और परफ्यूम होनी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि मैं वो कैरी नहीं कर रही हूँ बैग, तो बस ये होता है कि ज़्यादा इधर जानी पड़ना। एक परफ्यूम छोटी ज़रूर होनी चाहिए मेरे पास। आपकी मीम वाओ ग्रेप बहुत पॉपुलर हुई, जो कि अब NFT के तौर पर नीलामी के लिए पेश की जा रही है, जिससे सैलाब ज़दकान के लिए फ़ंड अतिया की जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात ये मैं समझती हूँ ये अहम सवाल है
सबसे पहले तो उसके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी जनरेट हुई। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले उन बच्चों की मोहब्बत को समझना बड़ा ज़रूरी था जिन्होंने मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार बेसाख्ता किया और अपने अल्फाज में किया। तो जो स्कूल की प्रिंसिपल होती है उसको जब बच्चों से इंटरेक्शन होता है तो उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी होती है। उस बॉन्डिंग के लिए मुझे उनके लेवल पे जाना था। वो जो कह रहे थे ये स्लिप ऑफ टंग तो किसी से भी हो सकता है। नहीं, स्लिप थे ही नहीं ना, मैं तो ग्रेट कह रही हूँ। अगर आपने उसको सुना होगा, मैं ग्रेट ही कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि तो मेंबर्स जो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इसको एक गलत रुख मैं पे ये ले बता गया? रही हूँ कि वो एक खुली जगह है, ठीक है। आप जहाँ पे माइक जो रिकॉर्ड कोई कर रहा है तो करीब में कर रहा है ना, जो आवाज़ जा रही है वो पीछे तक जा रही है। तो वो बच्चे जो बात कर रहे थे, मैं हर एक को इनकरेज करने के लिए वाह ग्रेट, ठीक है। अब वो ग्रेट को मीम जिन्होंने बनाई उन्होंने नेगेटिविटी के तौर पे भी कुछ लोगों ने इसको प्रोजेक्ट करना चाहा उसको ग्रेप का, लेकिन लोगों ने तो इसको एंजॉय किया। वो तो हद से एंजॉय किया, इसलिए कि उसमें नेगेटिव कुछ था नहीं। बिल्कुल उसमें नेगेटिव कुछ था नहीं। अगर बच्चों का तलफ़ुज़ गलत था तो मैंने भी गलत बोला, बिकॉज दैट वाज नॉट अ प्लेस जहाँ पे हम उनको इंस्ट्रक्शंस दें, वो क्लासरूम्स होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। ये था कि जी जस्ट उनको इनकरेज, अगर मैं उनको किसी को स्टॉप कर देती कि हाउ कैन यू बिकम अ पायलट और ओ यू कांट बी डॉक्टर कदीर खान ओके और यू कैन नॉट डू दिस हाँ, yeah, right. थिंग, ठीक है। जब कोई कह रहा है कि आई सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान, तो वो कह रहे हैं डिवोट करने के लिए। अब अपने अपने अल्फाज का चुनाव, मतलब आपने ग्रेट बोला था और सुनने वालों ने गलत सुना। तो उससे कोई लेकिन उससे जो पॉपुलैरिटी गेन की, बिल्कुल, ठीक है, वो एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी थी। शुरू में हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब हुए, लेकिन फिर रियलाइज़ किया कि इसमें तो कुछ नेगेटिव है ही नहीं, तो वी ऑल्सो स्टार्टेड एंजॉइंग इट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सामने आए कि हम कल ऐसे थे, आज हम ये हैं, दे आर माशाल्लाह सो ब्राइट इन देयर कैरियर। तो उसके बाद जो है वो हमने उसको हमेशा एक पॉजिटिवली लिया। इस दौरान मुझसे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया और एक जो है लाइक फोरम है जिन्होंने इसको तजवीज़ पेश की कि जी इसको जो है वो NFT लॉन्च किया जाए तो हम इसको चैरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगा मुझे सोचने में और ये भी सोचा कि कौन सी चैरिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी जिस किस्म की डिवास्टेशन है, जिस किस्म के चैलेंजेस हैं, और मैं ये समझती हूँ कि इसको किसी एक हुकूमत के बस की बात नहीं है टू रीच आउट ईच एंड एवरी पर्सन। तो मैंने अपने एरिया में जितनी मैंने देखा कि सैलाब की तबाही है उसको सामने रख के आई थॉट कि अगर ये ऑक्शन होती है और इससे हमें कोई फ़ंड जनरेट होते हैं तो एक्सपेंसेस निकाल के वी कुड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल। इसीलिए 30 सितंबर जो डेट रखी है वो इसीलिए कि जब तक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा होगा और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जो आप कह रही हैं ना कि क्या उनकी चीज़ें वापस आ जाएंगी, उनके घर बन जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि मुझे नहीं पता कि क्या ऑक्शन होता है, कितना होता है, बट वॉट एवर वुड बी ट्राई कि जी इससे जो है जो जहाँ तक पहुँचा जा सके। हम ये कहेंगे कि उस मीम का फ़ायदा हो रहा है अब। देखिए वो एक इवेंट भी बहुत पॉजिटिव था, बहुत ही जो है पैट्रियाटिज्म के खूबसूरत जज्बों के साथ था और बड़ी वालहाना मोहब्बत का इजहार था। और ये जो है ऑक्शन भी बहुत ही वालहाना मोहब्बत और पैट्रियाटिक अप्रोच के साथ। बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलिए अब ज़रा हमारे ऑडियंस को अपने ज़ौक़ और शौक़ के बारे में बताएं। आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? अच्छा, मेरा पसंदीदा खाना कौन सा है जो मैं खुद बनाऊँ? खुद बनाए, खुद क्या अच्छा बनाती हैं? अच्छा, खुद मैं क्या अच्छा बनाती हूँ ये तो किसी से पूछना पड़ेगा। मैं सब अच्छा बनाती हूँ, मैं बहुत क्योंकि दिल से बनाती हूँ। अभी मैंने एक देसी चिकन का सालन बनाया हुआ है। बिरयानी अच्छी बनाती हैं? मैं बिरयानी, हलीम, पाए, मेरे पाए भी बहुत मशहूर हैं, पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ, पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ। खाना में सारा अच्छा बनाती हूँ। मैंने बहुत शौक से रिलाई नहीं करती कि कुक बना दे, जो भी उसने खिला दिया खा लिया। उनका मुश्किल वक्त होता है जब मैं खाने में डेफिनेटली हर वक्त नहीं बना सकती, तो जो है वो कभी बनवाती हूँ कभी बनाती हूँ, लेकिन जब मौका मिलता है तो बड़े शौक से बनाती हूँ। वेरी नाइस। जब टफ रूटीन से ब्रेक लेनी हो तो कहाँ का सफ़र करती हैं? अच्छा, जब ब्रेक लेनी हो, अगर बारिश हो रही हो तो बारिश में जो है ना बारिश को देखना अच्छा लगता है, कोई अच्छा म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, कोई खूबसूरत शायरी पढ़ना अच्छा लगता है। और ट्रैवल कहाँ करती हैं जब दिल करे? अच्छा, मेरी पसंदीदा जगह तो जो है वही कहूँगी साहिल समंदर है, जो इस्लामाबाद में है नहीं,
तो इस्लामाबाद में ऐसा कोई, हम यहाँ पर है, बड़ी खूबसूरत जगह है, मागला व्यूज़ है, थोड़ा सा बाहर निकल के भी बंदा टहल ले तो खूबसूरत लगता है। अगर होता है कि कभी मुझे होता है डिनर करना है तो फिर मुझे सरीना में मगरिब पसंद है और मैरियट में मुझे डायनेस्टी पसंद है। ओके, तो वो उनका चाइनीज़ फूड मुझे अच्छा लगता है, या जो है वो ये बस ये कि यहाँ पे अंदर ही काफ़ी इस्लामाबाद में फेवरेट स्पॉट कौन सा है? डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी बड़ा खूबसूरत एरिया है। Yes. इस्लामाबाद पूरा इतना खूबसूरत है, आप बोले मार्गिला बोल लें, आप जो है वो इस्लामाबाद है ही खूबसूरत। वैसे आप इतने सिक्योर जगह पे रहती हैं, चूज़ कैसे किया आपने? अच्छा, जब आप अकेले रहते हो तो बहुत सारी, पहले मेरे फादर हयात थे तो आई वॉज लिविंग इन F8, उनकी भी डेथ हो गई तो आई वॉज अलोन, तो फिर मैं इधर आ गई। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये, सेफ सिक्योर, बड़ी फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं और बड़ा जो है वो एनवायरनमेंट भी बड़ी अच्छी है। बिल्कुल बाहर मैं तो इस सोचती हूँ कि निकल के बैल्कनी में खड़ी हो जाऊँ तो बड़ा खूबसूरत दुनिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके 3 सियासी दोस्त कौन हैं? अच्छा, सबसे ही डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक है, कौन सी। शाजिया मरी के साथ काफ़ी मुझे लगता है पॉलिटिकली जो है ना, शी इज़ वेरी सपोर्टिव, अच्छा रहता है उनके साथ। एंड बहुत जो है मैंने हमेशा देखा है, नीलोफर बख्तियार हमारी पार्टी से नहीं है बट शी इज़ रियल 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 फ्रेंड। बहुत अच्छा उनके साथ मेरा दिल का ताल्लुक़ है। और इसके अलावा जो कुलीग्स में सब लोगों के साथ ही मुझे लगता है कि अच्छा जो है वो रुमीना खुर्शीद आलम है, उनके साथ वो हमने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप किए हुए, तो वो एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक ग्रुप बन जाता है, वो एक अच्छा सबका ताल्लुक़ है। तो ऐसे तो लाइक यू नो कि, और हमारे यहाँ सिंध के अंदर तो आप चले जाएं, आप हर घर आपका घर है, हर यानी कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ सबके साथ है। सुना है आप शायरी भी करती हैं? हाँ, शायरी मैं करती थी लेकिन अब पढ़ती हूँ। अच्छा, कोई शेर अगर आपको याद हो अपना और हमें कुछ सुना दें। अपना तो नहीं, लेकिन मैं आपको अमजद साहब अमजद की नज़म का एक छोटा सा पहला जो है वो हिस्सा जो है, अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़ के तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। अगर ना आए मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पे निगाह डालो तो उसकी दीवार जा न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए। बहुत खूबसूरत नज़म है, लेकिन तभी नज़म है, बहुत ज़बरदस्त। आखिर में हमारे फॉलोअर्स को क्या मैसेज देंगे? अच्छा, मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि नफ़रतों को भूल जाएं, मोहब्बतों को याद रखें। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये तो कायदे-आज़म के दिए हुए 3 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में देखा है कि इन पे अमल करें तो कामयाबी का रास्ता आसान हो जाता है। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये सामने रख लें, अपनी माशरती ज़िम्मेदारी को पूरी करें तो यकीनन हम एक अच्छी और जो है ना बाशऊर कौम भी बन जाएंगे, एक बेहतर माशरा भी तख्लीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें गुड बाय कैसे कहेंगे? अच्छा, मैंने तो ये सीखा है कि नेवर टू से गुड बाय, वी ओनली पार्ट टू मीट अगेन। तो सी यू अगेन इंशाल्लाह। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।